नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे साथियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या हालचाल है भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। होली भी बढ़िया बीती होगी क्या भाई? होली भी बढ़िया बीती होगी, शानदार बीती होगी, जबरदस्त बीती होगी। उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से आप सभी ने होली खेला होगा, है ना? तो चलो भाई शुरू करते हैं इस क्लास को। होली बीत गई, हालांकि चेहरे से रंग अभी उतरा नहीं है। तुम्हारे कमेंट से भी समझ में आ रहा है कि चेहरे से रंग जो है वो अभी उतरा नहीं है साहब, लेकिन कोशिश ये करना है। क्या कोशिश ये करना है कि होली जो है हमने खेल लिया, रंगों का त्योहार हमने खेल लिया भाई साहब। हम सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन वापस अपनी पढ़ाई पर आते हैं। क्या वापस अपनी पढ़ाई पर आते हैं? मेहनत से, ईमानदारी से, जज्बे से साहब पढ़ाई को शुरू करते हैं, क्योंकि त्यौहार तो चलते रहते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी का जो त्यौहार होता है ना, वो सबसे बड़ा त्यौहार है उसकी नौकरी। विद्यार्थी को जिस दिन नौकरी मिल जाए वही उसका सबसे बड़ा त्यौहार है, और उसके माता पिता के लिए वही सबसे बड़ा उपहार है। तो कोशिश करते हैं बच्चा लोग कि बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, और देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए देखते हैं। अगर बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि आज 26 मार्च 2024 है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिक के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि यूपी को 2000 से 2017 की तुलना में 2019 से 2023 में 4 गुना अत्यधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि साहब खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो खेलो उत्तर प्रदेश जो सेंटर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर ये क्या है? इसके बाद हम चर्चा करेंगे संजय कुमार जैन के बारे में, जिन्हें IRCTC का इस समय बनाया गया है वर्तमान में अध्यक्ष। इसके बाद हम चर्चा करेंगे क्या? तो हम चर्चा करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, क्यों चर्चा में है, इसको देखेंगे। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पर CMAT हैदराबाद में ई कचरा प्रबंधन पर भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र खोलेगा, तो ये भी चर्चा करने वाले हैं, है ना? तो चलो भाई, ये आज हमारे 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आप सभी को पता है कि हम लोग दिव्यास्त्र के सवाल पिक करते हैं और 20 दिव्यास्त्र वाले प्रश्न करते हैं। क्या भाई? दिव्यास्त्र से 20 प्रश्न हम लोग लगाते हैं पर डे, और आपको पता है कि 20 में से आप सभी कोशिश करते हैं किसी दिन 16, किसी दिन 18 करने का। तो आज भी हम लोग कोई ना कोई लक्ष्य रखेंगे, और इसी लक्ष्य के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को राम राम। हाँ भाई, IPL में भी लगे हुए हो, हमें पता है कि IPL इन दिनों चल रहा है, कुछ बच्चे IPL में भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि IPL वगैरह ये सब मोह माया है। अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और विनर वही होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं क्लास को। विनर वही होता है भाई साहब जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करता है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में वर्ष 2019 से 2023 के दौरान कितने गुना FDI की प्राप्ति हुई है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। देखो भाई, एक समय हुआ करता था जब कुछ राज्यों को ना बीमारू राज्य कहा जाता था। क्या भाई? कुछ राज्यों को क्या कहा जाता था? बीमारू राज्य कहा जाता था। क्या कहते थे? बीमारू राज्य कहते थे। अब इन बीमारी राज्यों में देखोगे तो कौन कौन से बीमारू राज्य थे? बीमारू में अगर बात करें तो BI का मतलब हुआ करता था बिहार। क्या भाई? BI का मतलब हुआ करता था बिहार। M फॉर होता था क्या? मध्य प्रदेश। इसके बाद R फॉर क्या होता था? राजस्थान। और इसके बाद हुआ करता था उत्तर प्रदेश। क्या भाई? इसके बाद हुआ करता था उत्तर प्रदेश, है ना? ये 4 राज्यों को कंबाइंड रूप से बीमारू राज्य कहते थे। कौन कौन से? तो बिहार हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और उत्तर प्रदेश। 4 राज्यों को देखेंगे तो इन 4 राज्यों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते थे? बीमारू राज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? बीमारू राज्य बोलते थे। अब ये देखो, ये जो बीमारू राज्य जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, याद रखना कि ये जो बीमारू राज्य हैं, इन बीमारू राज्यों की जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें 4 राज्य हैं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश क्या है? तो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश इससे बाहर आ रहा है। एक तो देखोगे तो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में पहले यहाँ मथुरा हुआ करता था, आगरा हुआ करता था, वाराणसी हुआ करता था, लेकिन एक नई पर्यटक यहाँ पर शहर के रूप में हमने इंक्लूड किया है। किसको? अयोध्या को। किसको भाई? तो एक नए पर्यटक शहर के रूप में हमने अयोध्या को इंक्लूड किया है। अयोध्या को इंक्लूड किया है। इसी तरीके से अगर बात करें तो हम उद्योग के क्षेत्रों में भी कई सारी योजनाओं को लेकर आए, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, या इसके अलावा हम
कई सारी योजनाओं को जब लेकर आ रहे हैं, क्या कई सारी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, तो ऐसी दशा में क्या हो रहा है, निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। और अब देखो जो एफडीआई में वृद्धि हुई है ना, वो 4 गुना की वृद्धि हुई। कितनी की? 4 गुना की वृद्धि हुई है। तो याद रखना उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में निवेश में जो वृद्धि हो देखी गई है वह कितना देखी गई है, 4 गुना देखी गई है। तो बाबू प्रश्न में उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी होगा। और सभी बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे, क्या सभी बच्चे इसको ध्यान देना, ऑप्शन संख्या बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब देखो अगर बात करें हम, अगर हम आगे देखें तो यहां पर ध्यान रखना, क्या अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, अगर बात करा जाए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्या बी होगा। आगे बढ़ते हैं संभावित प्रश्नों में। अगर बात करें संभावित प्रश्नों में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024 की शुरुआत कब की गई थी। तो अगर पूछा जाए कि ये बताइए उत्तर प्रदेश में साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज की शुरुआत की गई थी ग्रेटर नोएडा में। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत की गई। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत की गई। तो उत्तर क्या होगा, ग्रेटर नोएडा होगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। आगे बढ़ते हैं, यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए उभरता हुआ गंतव्य, इसका अगर बात करें तो इसका आयोजन कहां पर हुआ, लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में हुआ। इसको भी ध्यान रखना, ये कहां पर होगा, लखनऊ में होगा, है ना। तो ये क्या याद रखोगे, लखनऊ। इसके बाद क्या याद रखोगे, ग्रेटर नोएडा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में कल्कि धाम, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो कल्कि धाम जो भगवान के 10वें अवतार के रूप में माने जाते हैं, तो इनका अगर पूछा जाए कल्कि धाम का आयोजन कहाँ पर हुआ, क्या बताओगे, संभल में बताओगे। क्या बताओगे भाई, तो संभल बताओगे इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या कितनी है। तो यूपी में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या कितनी है, 8 है। क्या यूपी में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या कितनी है, 8 है। तो ये क्या बता दोगे भाई, उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या कितनी है, क्या बताओगे, 8 है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप इनकी संख्या कितनी है, 8 है ना। ठीक है, तो ये बता सकते हो संभल, ये क्या बताओगे, 8 बताओगे। आगे बढ़ते हैं और अगले डेटा पर चर्चा करते हैं। क्या अगले डेटा पर चर्चा करते हैं। अगला अगर बात करें तो ये हो जाएगा एफडीआई। ध्यान रखना क्या होगा, एफडीआई हो जाएगा, है ना, एफडीआई हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। चलो अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश सेंटर, खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश सेंटर जो है, ये हम बात कर रहे हैं कि खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश जो सेंटर है, यहाँ पर अगर बात करें तो खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश सेंटर योजना के तहत जिले के किस स्तर पर खेल सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश सेंटर की बात करें तो खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश सेंटर यहाँ पर पूछा जाए, सबसे पहले देखो मेरी बात समझना, एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, खेलो इंडिया कार्यक्रम। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इसके तरह कई तरह के गेम खेले जाते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत कई तरह के गेम, जैसे अगर बात करें तो एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसी तरीके से बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, फिर खेलो इंडिया, अगर बात करें आजकल पैरा गेम्स भी चल रहा है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी चल रहा है। तो देखो खेलो इंडिया स्कीम भारत सरकार ने जब शुरू की तो तरह तरह की स्कीम शुरू की, कई तरह की स्कीम शुरू की। याद रखना अगर बात करें तो याद रखना यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा खेलो इंडिया क्या यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने देखा ना कि भारत सरकार की ये जो योजना है ये बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, और इस खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है इसके तहत जिले में, हर जिले में एक सेंटर की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम भी खेलो इंडिया, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर, इन्होंने क्या कर दिया, तो इन्होंने खेलो इंडिया को हटाया और वहां पर लिख दिया खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर। क्या
खेलो उत्तर प्रदेश जो सेंटर है, खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर, इसके तहत अगर बात करें तो खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर, इसके तहत हमने क्या किया है, तो भाई साहब जिले में कई स्तर पर खेल सेंटर स्थापित करेंगे और वो स्तर होने जा रहा है क्या, ब्लॉक स्तर। कौन सा, तो ब्लॉक स्तर हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कहा गया है कि खेलो इंडिया के द्वारा ब्लॉक स्तर पर यह बनाया जाएगा, तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ब्लॉक स्तर। क्या, ब्लॉक स्तर, है ना। चलो अब देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स हमने बता दिया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स यहाँ पर ब्लॉक स्तर और खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश सेंटर। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों की चर्चा कर लें। अब देखो कुछ एक प्रश्न जो यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं, जैसे अगर पूछा जाए, ये बताइए अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये पूछा जाए यूपी में कहाँ पर है, तो याद रखना प्रयागराज में। कहाँ पर है भाई, प्रयागराज में है अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। फिर पूछा जाए देश का एकमात्र फार्मूला 1 रेस स्थल बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये कहाँ पर है, तो भारत में केवल एकमात्र जो फार्मूला 1 जो रेस होता है ना, ये कहाँ पर होता है, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में होता है, तो इसको भी ध्यान रखना, ये कहाँ पर होगा, ग्रेटर नोएडा में होगा, ये भी लेके चलना। तो देश का एकमात्र फार्मूला 1 रेस स्थल बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में है, जबकि यहाँ पर बात करें तो क्या बताओगे, प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं, इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यूपी में कहाँ पर है, यूपी में 2 ही स्टेडियम है, एक तो भाई साहब लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय, यूपी में 2 ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, एक तो लखनऊ में है और दूसरा ग्रीन पार्क वाला है। ग्रीन पार्क कानपुर में है पर उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्या, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद है मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है, तो मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसकी बात करें तो ये है सैफई इटावा में। कहाँ पर, सैफई इटावा में है। तो इससे सवाल पूछ लिया जाए ये कहाँ पर है, तो सैफई इटावा में है। इस डेटा को भी याद रखना, क्या, सैफई इटावा में है, ये वाला डेटा भी याद रखना। आगे बढ़ चलते हैं, देखो भाई खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो इसका पहला संस्करण 2018 में शुरू हुआ था और आने वाले समय में हो सकता है कि आप खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश संस्करण भी देखें। इसका पहला संस्करण 2018 में हुआ था, जिसमें प्रवेश करने की जो आयु सीमा हुआ करती थी ना, ये भाई साहब 18 वर्ष हुआ करती थी। तो स्कूल गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, आने वाले समय में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिले। प्रयासरत है उत्तर प्रदेश और ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है रेल मंत्रालय के द्वारा IRCTC का जो चेयरमैन है और प्रबंध निदेशक, ये किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से बता दो कि भाई साहब रेल मंत्रालय के द्वारा IRCTC के जो अगर बात करें चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। अब देखो रेल मंत्रालय की बात करें, इन दिनों इसका कार्यभार कौन संभाल रहा है, तो भाई साहब रेल मंत्रालय के द्वारा IRCTC, यहाँ पर IRCTC का जो चेयरमैन बनाया गया है, ये किसको बनाया गया है, तो IRCTC का जो चेयरमैन बनाया गया है संजय कुमार जैन को बनाया गया है। किसको, संजय कुमार जैन को बनाया गया है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, संजय कुमार जैन। क्या भाई, संजय कुमार जैन। याद रखना ये जो संजय कुमार जैन है भाई साहब, ये आपको दिखाई देंगे IRCTC के चेयरमैन। बीच में हमने कई बार बताया है कि जो रेलवे है किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। क्या भाई, तो रेलवे कौन सी सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। याद रखना प्रश्न में उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या, ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, संजय श्रीनेत होगा इस प्रश्न का उत्तर। सभी बच्चे ध्यान देना कि क्या उत्तर होने जा रहा है, संजय श्रीनेत। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य लोगों पर चर्चा करते हैं, जैसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अगर बात करें कि ये बताइए ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ट्राई के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। क्या, अनिल कुमार लोहाटी हैं। तो ये ध्यान रखना कि ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लोहाटी आपको दिखाई देंगे ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष। क्या, ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लोहाटी हैं ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष। इसी तरीके से अगर बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ का CEO कौन बना है, तो भारतीय ओलंपिक संघ का अगर बात करें CEO कौन बना है, तो याद रखना भारतीय ओलंपिक संघ का CEO बने हैं रघुराम अय्यर। कौन बने हैं, रघुराम अय्यर। यह मिलेंगे भारतीय ओलंपिक संघ के CEO। तो ये कौन है भाई, रघुराम अय्यर जी भारतीय ओलंपिक संघ के CEO हैं। तो इनका भी ध्यान रखना है कि भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन हैं, रघुराम अय्यर हैं, जबकि यहाँ पर तुम देख सकते हो अनिल कुमार लोहाटी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है अनिल शाह। क्या नाम है, अनिल शाह हैं। तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं इनका क्या नाम है, अनिल शाह हैं। तो ये भी ध्यान रखना, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अनिल शाह बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष।
रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ की बात करें तो रा के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो रा के नए प्रमुख कौन बने हैं, रवि सिन्हा बने हैं। याद रखना रा के नए प्रमुख कौन बने हैं, रवि सिन्हा बने हैं रा के नए प्रमुख। तो ये भी ध्यान रखना है, रा के नए प्रमुख कौन बने हैं, रवि सिन्हा हैं। इसके अलावा फिक्की के अगर बात करें नए अध्यक्ष कौन है तो अनिल कुमार शाह हैं, और यहाँ पर उत्तर क्या होगा, रवि सिन्हा। बहुत बढ़िया, जल्दी से मुझे बताओ रा की स्थापना कब हुई थी, क्या RAW जो संस्था देख पा रहे हैं इसकी स्थापना कब हुई, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो भाई रा की स्थापना कब हुई, क्या रा की स्थापना कब हुई। स्कोर कौन बता रहा है भाई, पढ़ लो आप, IPL चलता रहता है, स्कोर बता रहा है, मारेंगे मोबाइल में घुस के बता रहे हैं, बहुत मारेंगे, है ना, मतलब कैसे बच्चे भाई स्कोर बता रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ चलते हैं। अब देखो तो ये IRCTC के आपको दिखाई देंगे चेयरपर्सन, और इनका नाम क्या है भाई, संजय कुमार जैन है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नेशनल पार्क में दुर्लभ सुनहरे रंग का बाघ पाया गया है, क्या भाई, तो भारत के किस नेशनल पार्क में दुर्लभ सुनहरे रंग का बाघ पाया गया है। अब देखो अगर बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं बाघ वो है बंगाल टाइगर। कौन से, बंगाल टाइगर। याद रखना बंगाल टाइगर को हम भारत का अगर बात करें तो राजकीय पशु के रूप में देखते हैं, क्या भाई, भारत सरकार का जो राजकीय पशु है या भारत का राष्ट्रीय पशु कह सकते हो, ये कौन सा है, तो ये बंगाल टाइगर है। क्या है, बंगाल टाइगर है, जिसके आप देखेंगे धारियां दिखाई पड़ती हैं शरीर पर। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, बंगाल टाइगर है। इस बात को समझना, क्या बंगाल टाइगर है, एक तो ये ध्यान रखना। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो नेशनल पार्क है, क्या ये जो अभी देखा गया है एक सुनहरे रंग का बाघ, गोल्डन टाइगर देखा गया है, क्या गोल्डन टाइगर, बंगाल टाइगर नहीं बल्कि जो गोल्डन टाइगर देखा गया है, ये गोल्डन टाइगर कहाँ पर देखा गया है, इंटरेस्टिंगली गोल्डन टाइगर देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क वैसे अगर बात करें तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है ये, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो ये भाई साहब किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको भी ध्यान रखना कि ये लोकप्रिय किस लिए है, एक सींग वाले गेंडे के लिए लोकप्रिय है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो कि किस लिए प्रसिद्ध है भाई, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, पर यहाँ पर गोल्डन टाइगर देखा गया है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या, डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, है ना। चलो भाई, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जब भी पढ़ाते हैं, हमने पढ़ाया साहब इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, क्या भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। रामगंगा जो नदी है वो इसके बीच से प्रवाहित होती है, क्या भाई, तो रामगंगा नदी इसके बीच से प्रवाहित होती है। याद रखना रामगंगा नदी इसके बीच से प्रवाहित होती है। इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, क्या रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो याद रखना रामगंगा जो नेशनल पार्क है ये बोलते हैं क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीच से प्रवाहित होती है। इसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, क्या जो बाघ दिवस है, राष्ट्रीय न करके बल्कि डायरेक्ट बोलिए बाघ दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताओ। और बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, जल्दी से कमेंट करके बता दो बाबू कि बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है और बाघ दिवस हम मनाते कब हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दो सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद क्या, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा। अगला है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, तो रानी झांसी जो मरीन नेशनल पार्क है, इससे सवाल बनता है कि साहब रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो ये है कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर बात करें तो यह आपको दिखाई देगा कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिखाई देगा, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। तो ओरंग नेशनल पार्क भी कहाँ पर मिलेगा, असम में मिलेगा। कहाँ पर, ओरंग हो गया, देहिंग पटकाई हो गया, मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब कहाँ पर है, असम में है। अगर बात करें वाल्मीकि नेशनल पार्क की, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, बिहार में है। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बिहार का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात को भी समझना। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं। अगला है नागरहोल नेशनल पार्क। तो नागरहोल नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर मिलेगा, कर्नाटक में। याद रखना ये कहाँ पर मिलने वाला है, कर्नाटक में मिलने वाला है। अगर बात करें तो
उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? लखीमपुर खीरी में। तो ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है ना। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या बताओगे? तो ये क्या बताओगे? लखीमपुर खीरी में है, इसको भी ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। और सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देते रहे बाबू, जितने बच्चे हैं सभी बच्चे एक बार ध्यान रखना। इतने मन से हमने पढ़ाया है और इसके बाद एक बैच आपके लिए होली में लेकर आए हैं, संगम बैच। अब ऑफर ज़्यादा दिन बचा नहीं है, अगर आज 26 है तो 27 28 2 दिन ही है भाई। तो 2 दिन के इस ऑफर में संगम बैच जो यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके का है, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, उत्कर्ष ऐप में जाना है। क्या? उत्कर्ष ऐप में जाना है। उत्कर्ष ऐप में जाकर और गवर्नमेंट एग्ज़ाम सर्च करना है। क्या? गवर्नमेंट एग्ज़ाम सर्च करना है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम जब तुम सर्च कर लोगे तो याद रखना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम सर्च करने के बाद तुम यहाँ पर सर्च करोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वाइज में आपको यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके सर्च करना है। क्या? सब्जेक्ट वाइज में आपको यूपी स्पेशल और स्टैटिक जीके सर्च करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा संगम बैच। तो ये मेरे द्वारा 2 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, पर एडमिशन पहले ही होने वाला है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा, जितने भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, जिनको लगता है कि नहीं सर ने अभी तक 5-6 महीने बड़ी ईमानदारी से पढ़ाया होगा और आगे भी इस बैच में ईमानदारी से पढ़ाएंगे, वो सभी बच्चे इसको परचेस कर लेंगे, या अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला है, तो ये भाई साहब जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। अगला है देश का पहला ई कचरा प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र, कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देश का पहला जो ई कचरा प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र है, इसके बारे में बात करें तो याद रखना, देश का पहला ई कचरा प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया? हैदराबाद में। कहाँ पर भाई? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र के तहत क्या होगा? तो जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो इसको भाई साहब मॉनिटर किया जाएगा, इसको सही उपयोग किया जाएगा। क्या भाई? इसका सही उपयोग किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कचरा ही है। तो इसको मैनेजमेंट को लेके हैदराबाद में अगर बात करें तो चीज़ें देखी जा रही हैं। आप सभी को पता है कि भाई सिलिकॉन वैली के रूप में हम जानते हैं किसको? तो सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलुरु को जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ये आपको यहीं पर दिखाई देगा, सिलिकॉन वैली में ही, यानी कि बेंगलुरु में। तो ये वाला डेटा भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे चार मीनार भी जो बच्चे जानते हैं कि हैदराबाद में है, उनको बताना, उनको उससे पूछना चाहेंगे कि हैदराबाद किस नदी किनारे है, सभी बच्चे कमेंट करके बता दो। क्या? हैदराबाद किस नदी किनारे है, सभी बच्चे कमेंट करके बता दो। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। क्या? ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं। आयुष समग्र कल्याण केंद्र, इसका उद्घाटन डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया था। कहाँ पर किया था? आयुष समग्र कल्याण केंद्र, इसका उद्घाटन डी.वाई. यहाँ पर चंद्रचूड़ ने किया। कहाँ पर किया? तो यह किया गया सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया भाई? सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में हुआ। इसी तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो देश का पहला कौशल भारत केंद्र, इसका उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया गया है। कहाँ पर? संबलपुर ओडिशा में किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, संबलपुर ओडिशा में अगर बात करा जाए तो इसका उद्घाटन किया गया है। क्या? संबलपुर ओडिशा में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर होगा फरवरी 2024 में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो फरवरी 2024 में विश्व शिखर सम्मेलन अगर बात करें इसका आयोजन दुबई में हुआ। कहाँ पर? दुबई में हुआ। तो ये भी बात कर सकते हो भाई, दुबई में, यूएई में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर? यूएई में इसका आयोजन हुआ। और इसी तरीके से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां जो सदस्य देश बना है, ये बना है चिली। कौन सा भाई? तो ये बना है चिली। इसको भी ध्यान रखना। क्या? ये बना है चिली। तो ये भी बच्चे लोग नोट कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दे भाई, ये आज का हमारा 5 करंट अफेयर के टॉपिक थे। थोड़े पहले समाप्त इसलिए होगा क्योंकि होली है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर मिल नहीं रहा था, है ना। करंट अफेयर की बहुत सारे टॉपिक थे नहीं, और पेपर वगैरह भी होली की वजह से बंद थे, तो वहाँ से भी बहुत न्यूज़ मिला नहीं। तो हमने आज थोड़े शॉर्ट में ही इसको पढ़ाने का प्रयास किया। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, तो धीरे धीरे न्यूज़ भी मिलने लगेगी, धीरे धीरे आप भी आएंगे। जैसे आप भी इस समय इंगेज हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस समय करंट अफेयर मतलब देख नहीं रहे हैं, कुछ
आईपीएल की वजह प्रभाव है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे गए हुए हैं, जो बाहर रह पढ़ते गए। तो अभी क्या है, धीरे धीरे 1-2 दिन में सभी बच्चे भी आ जाएंगे और सभी क्लासेज भी बहुत अच्छे से रन करेंगी। आगे बढ़ते हैं और दिव्यास्त्र पर आते हैं। क्या बाबू, दिव्यास्त्र पर आते हैं। और दिव्यास्त्र में अगर बात करें तो आज का जो दिव्यास्त्र है इसको हमने टारगेट रखा हुआ है 20 प्रश्न है, पर 20 में जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है ना, ये रखा हुआ है कितना, तो 20 में हमने लक्ष्य रखा हुआ है 16। ज़्यादातर प्रश्न तो आसानी है, पर फिर भी 16 ही लेके चलते हैं, क्योंकि 16 अगर बात करें बच्चे कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखो यहाँ पर है पहला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है। सभी बच्चे बता दो, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है भाई साहब, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब देखो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की, तो कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, यूपी में 6 हैं। कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, यूपी में 6 हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 6 कृषि विश्वविद्यालय। अगला सवाल कि 6 हैं उसमें से देखो एक तो बांदा में है जिसका नाम है बांदा कृषि विश्वविद्यालय। क्या नाम है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय। काशीराम जी के नाम पर भी एक बार रखा गया था पर इसका नाम चेंज हो गया, तो ये बांदा कृषि विश्वविद्यालय है। इसके बाद एक कुशीनगर में उद्घाटन किया गया है, अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन किया, और ये गौतम बुद्ध के नाम पर है कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये मिलेगा कुशीनगर में। कहाँ पर, ये कहाँ पर मिलेगा, कुशीनगर में। इसी तरीके से अगर बांदा हमने बता दिया, फिर कुशीनगर बता दिया, अगर पूछा जाए कि यह बताइए, बांदा हमने बता दिया, फिर क्या बता दिया, कुशीनगर बता दिया, तो इसके बाद अगर बात करा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे एक है कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद। क्या है, कानपुर में है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय ये है, कानपुर में है। इसके अलावा एक मेरठ में है। कहाँ पर है, मेरठ में है। और एकमात्र जो उत्तर प्रदेश का केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो है कहाँ पर, झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो झांसी में है जिसका नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये वाला भी डेटा याद रखना है कि एक जो झांसी में है इसका क्या नाम है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो झांसी में है। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, झांसी में है ना। तो कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद, मेरठ में भी आपको दिखाई देगा एक, कुशीनगर में गौतम बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय, बांदा में हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 और एक झांसी में 6 हो जाएगा। अब देखो अयोध्या में कौन सा है, तो अयोध्या में है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। क्या, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये फैजाबाद में अथवा अयोध्या में है। तो याद रखना आचार्य नरेंद्र देव जो कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, तो फैजाबाद में है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, है ना। तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, 6 राजकीय विश्वविद्यालय। इस तरीके से उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जवाहर पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, सभी बच्चे कमेंट कर बता दो कि जवाहर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब देखो जवाहर पावर स्टेशन की बात करें तो नोट करना, जवाहर पावर स्टेशन इसकी बात करें तो भाई साहब मथुरा में, तो मथुरा में देखो तेल शोधक कारखाना है। क्या है, मथुरा में तेल शोधक कारखाना है। तो मथुरा में अगर पूछ लिया जाए कि भाई साहब क्या है, तो तेल शोधक कारखाना है। मथुरा में क्या है, तेल शोधक कारखाना है। जवाहर पावर स्टेशन ये कहाँ पर है, तो क्या बताओगे, एटा में है। कहाँ पर है, एटा में है। अगर बात करें तो यहाँ पर याद रखना लखनऊ में अगर बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, लीडा है। इसके अलावा गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण है, गीडा है। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई साहब परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें परमाणु संयंत्र की तो ये कहाँ पर मिलेगा, बुलंदशहर के नरौरा में। कहाँ पर, बुलंदशहर के नरौरा में है परमाणु संयंत्र। कहाँ पर, तो बुलंदशहर के नरौरा में परमाणु संयंत्र है। बुलंदशहर के नरौरा में परमाणु संयंत्र है। तो ये भी ध्यान रखना है कि परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, बुलंदशहर के नरौरा में, है ना, बुलंदशहर के नरौरा में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। और ज़्यादातर बच्चे इसका बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, बी उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ चलते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है। अब देखो भाई उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण, देखो एक बहुत बेसिक प्रश्न अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जिलों की तो पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। ये ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र है। दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र है। उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर है। क्या है,
उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर है। अगर बात करें तो पश्चिमी कौन सा है, शामली है। क्या पश्चिमी कौन सा है, शामली है। तो पश्चिमी हो जाएगा शामली, उत्तरी हो जाएगा क्या, तो उत्तरी क्या हो जाएगा, सहारनपुर। अगर बात करें पूर्वी हो जाएगा बलिया, और सोनभद्र हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो ये बता सकते हो। अब देखो अगर बात करें पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो गंडक नदी करती है पूर्वी सीमा का निर्धारण। क्या भाई, गंडक नदी के द्वारा उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जाता है। कौन सी नदी का पूर्वी सीमा का निर्धारण, गंडक नदी के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। और ये कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्या है, 7.33% है ना, ये भी ध्यान रखना। अगर यमुना की बात करें तो यमुना उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा इसका निर्धारण किया जाता है कौन सी नदी के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा का निर्धारण है यह किया जाता है किसके द्वारा, याद रखना कि उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है यह निर्धारित की जाती है यमुना नदी के द्वारा। किसके द्वारा, यमुना नदी के द्वारा। तो पूर्वी सीमा गंडक नदी के द्वारा, पश्चिमी सीमा यमुना नदी किनारा, यमुना नदी के द्वारा। अगर पूछा जाए कि यह बताइए, क्या यह बताइए ये जो गंगा नदी है, क्या है, ये जो गंगा नदी है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ से गंगा से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी, जिनकी अगर बात करें 14 से 50 किलोमीटर लंबाई है। क्या है, 14 से 50 किलोमीटर लंबाई है। जबकि अगर बात करें गोमती नदी का, तो गोमती नदी इसका उद्गम कहाँ पर होगा, पीलीभीत के फुलहर झील में। क्या, पीलीभीत के फुलहर झील में गोमती नदी का उद्गम होगा। और 3 बड़े शहर इसके किनारे हैं। इतनी बार बता चुका हूं, तो अब बारी आपकी है, कमेंट कर बताओ कि उत्तर प्रदेश में कौन सी, यहाँ पर भाई साहब कौन सा जो यहाँ पर जिले हैं जो गोमती नदी किनारे स्थित हैं। प्रश्न में उत्तर क्या होगा, गंडक हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। क्या होगा, ऑप्शन संख्या डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लू जो है वो सामान्यतः किस महीने में चलता है। क्या लू सामान्यतः किस महीने में चलता है। अब देखो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाएगा, ये बताइए भाई उत्तर प्रदेश में मई जून में चलने वाली जो तेज हवाएं हैं इसको क्या बोलते हैं, तो मई जून में जो चलने वाली तेज हवाएं हैं इसको बोला जाता है क्या, मई जून में जो तेज चलने वाली हवाएं हैं, गर्म हवाएं, उनको क्या बोलते हैं, तो लू बोलते हैं। जून जुलाई लिखा है, मई जून लिखा है, अप्रैल मई है, पर ज़्यादातर ऑब्वियस संभावना इसकी कहाँ पर है, तो मई जून में, क्योंकि जून के बाद मानसून आ जाता है तो लू बहने की संभावना कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए सर्वाधिक गर्मी किस क्षेत्र में पड़ती है, तो याद रखना सर्वाधिक जो गर्मी है उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में पड़ेगी, तो सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी बुंदेलखंड में। कहाँ पर, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में पड़ेगी। सबसे कम गर्मी कहाँ पर पड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे कम गर्मी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना बरेली जिले में सबसे कम तापमान रहता है। फिर पूछ लिया जाए सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है यूपी में, तो सर्वाधिक वर्षा क्या बताओगे, सर्वाधिक जो वर्षा है ये होगी कहाँ पर, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होगी, न्यूनतम वर्षा होगी मथुरा में। कहाँ पर, तो न्यूनतम जो वर्षा होगी ये कहाँ पर होगी, मथुरा में होगी। तो न्यूनतम वर्षा होगी मथुरा में, है ना। इतना डेटा अपने को ध्यान रखना है, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में, न्यूनतम वर्षा कहाँ पर, मथुरा में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी होगा। क्या, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मई जून। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। चलिए, हाँ भाई बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चे बहुत शानदार बता रहे हैं। ठीक है भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिठूर की बात करें, बिठूर एक जगह है, कहाँ पर है, कानपुर में है। तो बिठूर कहाँ पर है भाई, कानपुर में है। कह रहा है गंगा नदी किनारे है, उत्तर सही है। कानपुर में है, गंगा नदी किनारे है, सही बात है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है, तो ये भी सही है। राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहते हैं। जौनपुर सई नदी किनारे है, यहाँ पर मामला थोड़ा सही नहीं दिख रहा। कौशाम्बी यमुना किनारे। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर किस नदी किनारे है, गोमती नदी के। अभी कुछ देर पहले कमेंट करके बच्चे बता रहे हैं, तो गोमती नदी किनारे है जौनपुर। याद रखना गोमती नदी किनारे 3 बड़े शहर हैं। कौन कौन, जौनपुर,
इसके अलावा लखनऊ और इसके अलावा सुल्तानपुर। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा जौनपुर, ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी से संबंधित जो आश्रम है, निम्न में आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? क्या कौन सबसे पुराना है, ये पूछा जा रहा है। अब देखो मेरी बात समझना, अगर बात करें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कब भाई? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ। अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ महात्मा गांधी का। यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। भाई साहब ये 1893 में पहुंचे अफ्रीका। 1893 में कहाँ पर पहुंचे? अफ्रीका पहुंचे, है ना। अफ्रीका में इनके द्वारा एक आश्रम की स्थापना की गई थी 1904 में। नाम क्या था? फिनिक्स आश्रम। तो नाम क्या था? फिनिक्स आश्रम नाम था। याद रखना कि अफ्रीका में इन्होंने जिस आश्रम की स्थापना की उसका नाम क्या था? फिनिक्स आश्रम। क्या? फिनिक्स आश्रम नाम था, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, है ना। तो नाम क्या था? फिनिक्स आश्रम इसका नाम था। स्थापना हुई 1904 में। कब हुई? 1904 में हुई। अगर बात करें 1893 में अफ्रीका ये पहुंचे थे और इनको फेंका गया था कौन से स्टेशन में? तो डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे। कहाँ पर? डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे। याद रखना, डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे। और डरबन से प्रेटोरिया अगर ये जा रहे थे तो बीच में एक स्टेशन पड़ा जिसका नाम था पीटर मोरिसबर्ग। क्या नाम था? तो बीच में एक स्टेशन पड़ा, इस स्टेशन का नाम था पीटर मोरिसबर्ग। क्या नाम था? पीटर मोरिसबर्ग। और ये जो पीटर मोरिसबर्ग स्टेशन है, इसी स्टेशन से इनको उतार दिया गया था, है ना। इनके द्वारा एक अखबार का भी प्रकाशन किया गया वहाँ से, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये पहला आप देखेंगे समाचार पत्र था जिसका संचालन महात्मा गांधी ने किया था। तो ये वाला भी सवाल रह जाता है इंडियन ओपिनियन का भी। इसी तरीके से अगर बात करें तो इनका जो पहला सत्याग्रह था 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में। 1917 चंपारण बिहार में आप देखेंगे 1917 बिहार के चंपारण में इनके द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था। प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, फिनिक्स आश्रम। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित तो उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित जो उच्चतम न्यायालय था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक स्थापना की गई उच्चतम न्यायालय की। और इस उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्बे थे। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन संख्या है। क्या होगा? ऑप्शन संख्या है। पर आपको पता है कि बाद में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में, ये कौन कौन से उच्च न्यायालय थे? तो एक तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। दूसरा कहाँ पर? मद्रास में। और तीसरा कहाँ पर? बॉम्बे में। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई थी। 1866 में फिर चौथा उच्च न्यायालय था अपना इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जल्दी से बताओ, अभी कई पिछली क्लासेस में बताया हूँ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये कमेंट करके बता दो। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, एलिजा एम्बे हो जाएगा, है ना। चलो अगला कह रहा है कि नील दर्पण इसको लिखा किसने था? क्या नील दर्पण किसने लिखा था? सभी बच्चे कमेंट करके बता दो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर बात करें तो भारत में विधवा विवाह के सबसे बड़े प्रवर्तक कौन थे? सवाल पूछा जाता है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह के सबसे बड़े प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना, भारत में विधवा पुनर्विवाह इसके प्रवर्तक कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक अगर हम देखें तो यह मिलेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसी तरीके से अगर बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक पूछी जाती है, 2 पुस्तकें हैं। एक तो आनंद मठ है, आनंद मठ, ये बहुत लोकप्रिय पुस्तक है। इससे सवाल पूछा जाता है कौन से विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। विद्रोह कौन सा है? सन्यासी विद्रोह। याद रखना ये कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। और इसके बाद अगर बात करें तो यहीं से लिया गया है वंदे मातरम। जबकि नील दर्पण किसकी पुस्तक है? दीनबंधु मित्र की। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। क्या भाई? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। कोई कमेंट कर रहा है कि सर बहुत आज बैटरी लो समझ में आ रही है। हाँ भाई, थोड़ा सा क्या है, तो होली की वजह से आप देखेंगे तो थकान है ना। अच्छा भैया,
अब देख लो तुम लोग तो होली मतलब 25 तारीख को खेले तो अभी तो घर पे ही पड़े हो, पर हमें तो 25 तारीख को हमने होली खेला, उसके बाद सुबह में भी क्लास लिए थे आज और शाम को भी क्लास ले रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारियां बहुत हैं। और इसके बाद भी हम कह रहे हैं कि संगम बैच में आके पढ़ लो, तो तुम अभी तक डरे हुए हो। हालांकि एडमिशन उसमें काफ़ी हो चुके हैं और 1000+ बच्चे हैं, पर मैं चाहता हूं कि उसमें जब पहले दिन मैं लाइव आऊं तो कम से कम 10,000 बच्चे रहें। क्या कम से कम 10,000 बच्चे रहें, तो थोड़ा सा माहौल बने एप्लीकेशन में। क्यों? तो कितने बच्चे चाहते हैं भाई कि उतने बच्चे रहे, 10,000+ बच्चे रहे? अगर चाहते हो तो वो एडमिशन आप ही करवा सकते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि आप ही के बच्चे, देखो बच्चा जो अध्यापक होता है ना, तो उसका सब कुछ बच्चे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रचार भी बच्चे ही करेंगे, पॉजिटिव प्रचार भी वही करेंगे कि हाँ सर ये चीज़ है, आप बढ़िया पढ़ा रहे थे, या कहीं बैठेंगे भी तब भी बात, चाय की दुकानों पर भी कह देंगे यार हमें सर बढ़िया पढ़ा रहे थे। तो आप ही कर सकते हो सब कुछ। और हर दिन हमारे से 5,000 6,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो सभी दिन 5,000 6,000 बच्चे रेगुलर वाले तो नहीं होते, कुछ नए होते हैं, 1,000 2,000 हर दिन नए बच्चे मिलते हैं। तो ये 1,000 2,000 हर दिन नए बच्चे हैं, कुछ ना कुछ देखते जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि बच्चों को थोड़ा सा बताते रहें अपने आसपास के, और सभी को बताना है, चाहे वो सखी हो सहेली हो, किसी को भी बता रहा है भाई अभी बढ़िया एक संगम बैच आ रहा है, 2 अप्रैल से क्लास स्टार्ट है, पर अभी से रजिस्ट्रेशन करा लो, पढ़ाएंगे बहुत दमदारी से, मातारी कसम मेहनत से पढ़ाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई कह रहा है सर आप बहुत ऐड कर रहे हैं अपने बैच का, करना पड़ेगा भाई, क्यों ना करें, हम उसमें मेहनत से पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तभी तो नाम होगा, और नाम के लिए ही तो काम कर रहे हैं, है कि नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में काम करता है? तो लोकसभा सचिवालय साहब प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करता है। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में यहां पर काम करता है। अगला है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? क्या राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो राज्य का राज्यपाल भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल ही करेगा। अगर बात करें सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, क्या इनकी भी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। महान्यायवादी की भी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे देखते हैं? देखो कुछ सवाल बनते हैं, जैसे अगर बात करें, एक तो सीमांत गांधी पूछा जाता है। क्या सीमांत गांधी पूछा जाता है कि साहब सीमांत गांधी किसको कहेंगे? तो सीमांत गांधी किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं सीमांत गांधी। तो एक तो ये याद रखना भाई कि खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी बोलते हैं। इसके बाद मेरी बात समझना, अगर बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इंद्रमणि बडोनी, कौन? इंद्रमणि बडोनी, इनको उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड को एक राज्य के रूप में अलग करने के रूप में, उत्तराखंड को अलग राज्य में इनकी बड़ी भूमिका थी। अलग राज्य के पुरोधा थे भाई, लंबे समय से यही डिमांड करते कि उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिले, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड के गांधी। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी को अगर आप याद करते हो तो इनको आप याद करते हो किस लिए? चिपको आंदोलन के लिए। किस लिए भाई? चिपको आंदोलन के लिए इनको याद करते हैं। तो ये डेटा याद रखना है, इनको हम किस लिए याद रखते हैं? चिपको आंदोलन के लिए। जल्दी से बताओ यहां पर कि साहब बिहार केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के रूप में अगर हम बात करें किसको जानते हैं? सभी बच्चे कमेंट कर बताओ बिहार केसरी के रूप में किसको जानते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, इंद्रमणि बडोनी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? जिस प्रकार केंद्र में साहब लोकपाल होता है, उसी प्रकार राज्यों में होता है कौन? तो लोकायुक्त। भारत का सबसे पहला राज्य जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की थी वह था महाराष्ट्र। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या यहां पर बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए यूपी में, तो यूपी में देखो उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त अधिवेशन था और लोकायुक्त एक्ट था, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त एक्ट ये कब आया था? तो यूपी में जो लोकायुक्त एक्ट आया था ये कब आया था? 1975 में। 1975 में आया था। महाराष्ट्र में 1971 में ये चीज़ आई थी। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे, याद रखना, यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो यूपी के पहला लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। कौन थे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल ये उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। विशंभर दयाल ये थे उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो सबसे लंबा जो कार्यकाल था लोकायुक्त का, सबसे लंबा कार्यकाल
ये कौन सा था? तो सबसे लंबा कार्यकाल एन के मेहरोत्रा का था। किसका? एन के मेहरोत्रा का जो कार्यकाल था ये सबसे लंबा कार्यकाल था। तो एन के मेहरोत्रा का कार्यकाल सबसे लंबा था। न्यायमूर्ति विशंभर दयाल का कार्यकाल, ये पहले लोकायुक्त थे। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में थे संजय मिश्र। कौन थे? संजय मिश्र थे। इनको भी याद रखना है कि वर्तमान में कौन? संजय मिश्र, है ना। अगर बात करें यहाँ पर ध्यान रखना, लोकायुक्त का कार्यकाल यूपी में कितना होता है? देखो पहले 6 वर्ष हुआ करता था, फिर 6 वर्ष से बढ़ा के 8 वर्ष किया गया, अब इसको कम कर दिया गया। अब 8 वर्ष से घटाकर कितना कम कर दिया है? 5 वर्ष। तो अभी क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया, है ना। तो वर्तमान में पूछा जाए तो क्या बताओगे? 5 वर्ष बताओगे। क्या बताओगे? 5 वर्ष बताओगे, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन संख्या बी, महाराष्ट्र होगा इस प्रश्न का उत्तर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला है टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है ये निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? क्या टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है निम्नलिखित में से किस नदियों पर बनाई गई है? ये सवाल पूछा जा रहा है। जल्दी से बताओ कि टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है, अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर बनाई गई है? सभी बच्चे एक बार कमेंट कर बता दो। टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है भाई साहब, ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? क्या? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना, अच्छा भैया, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई भाई? तो क्या बताओगे? भागीरथी और भीलगंगा। क्या भाई? तो भागीरथी और भीलगंगा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, है ना। बहुत बढ़िया। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास जो रिपोर्ट है कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट की बात करें, ये कौन सी संस्था जारी करता है भाई? तो ध्यान रखना, मानव विकास रिपोर्ट अगर बात करें तो याद रखना भाई साहब, ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यहाँ पर अगर बात करें तो प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। अगर बात करें 1990 में इसका पहली बार प्रकाशन किया गया था। क्या? तो प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1990 में। पहली बार जो प्रकाशन किया गया था, कब किया गया था? 1990 में। और पाकिस्तान मूल के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। कौन? महबूब उल हक। इनके द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा पहली बार इसको डिज़ाइन किया गया था। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, यूएनडीपी। क्या होगा? यूएनडीपी। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास समिति की बात करें, इसका गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास समिति का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952 को किया गया था इसका गठन। और अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भाई साहब राष्ट्रीय विकास समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका काम क्या था राष्ट्रीय विकास समिति का? तो देखो ये पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन करती थी। क्या? अगर पूछा जाए कि बताइए कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन करती थी? तो पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम अनुमोदन किया करता थे, अंतिम अनुमोदन, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता था? तो पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम अनुमोदन है यह किया जाता था किसके द्वारा? तो यह किया जाता था भारत के राष्ट्रीय विकास समिति के द्वारा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए। मिनीमाता जो रोग है इसका मुख्य कारण क्या है? कई बार बताए हैं कि मिनीमाता रोग का कारण है जल में पारा की जो विषाक्तता है। क्या है? पारा की जो विषाक्तता है, इसी कारण होता है। उत्तर क्या होगा? पारद विषाक्तता, ऑप्शन संख्या सी। क्या होगा? पारद विषाक्तता, यानी ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में उपयोग कौन से तत्व किए जाते हैं? तो सोलर सेल में इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन। क्या भाई? सोलर सेल में अर्धचालकों का उपयोग होता है, यानी कि सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखना, अगर बात करें सोलर सेल में तो भाई साहब इस किसका इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, ये कहाँ पर है? तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की बात करिए, कहाँ पर मिलेगा? देहरादून में। कहाँ पर भाई? तो देहरादून में। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान देहरादून में है। अगर पूछा जाए नीरी, नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीरी एक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी मिलेगा कहाँ पर? नागपुर में। अगर बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उपोष्ण अनुसंधान संस्थान, पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इसके अलावा अगर बात करें तो ये सभी कहाँ पर मिलेंगे? लखनऊ में। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, कहाँ पर है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया भाई साहब, ये कहाँ पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। क्या भाई?
तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तर क्या है? ऑप्शन संख्या बी। क्या है उत्तर? क्या है? ऑप्शन संख्या बी। अगला है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय अगर बात करें तो उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में। कहाँ पर? तो ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है। तो दोनों ही बातें याद रखना है, गोरखपुर में है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए। अगला और अंतिम प्रश्न है, आज का प्रश्न है कि अलबरूनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी, इनमें से कौन सी है? अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आप सभी कमेंट करके उत्तर देंगे कि अलबरूनी की पुस्तक इनमें से कौन सी है। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी भाई साहब अब एक दिन बचा हुआ है। अगर बात करें तो 2 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज 26 तारीख है और 26 तारीख हो गया और 28 तारीख तक अपने पास ऑफर है। क्या है? 28 तारीख तक ऑफर है। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ ये ऑफर अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो इसका लाभ उठाइए। साथ ही साथ भूलना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने बच्चे भी देख रहे हैं एक बार हमसे जुड़िए जरूर संगम बैच में। ये आपसे मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ, पर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब मज़ा आ गया है। क्या है? मज़ा आ गया है। तो याद रखना भाई, संगम बैच के बारे में भूलना नहीं है, अपने दोस्तों को, साथियों को, सभी को बताते रहना है। बाकी आज की क्लास कैसी लगी? थोड़ा सा स्लो पढ़ाए हैं अभी, पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा। स्लो इसलिए पढ़ाएं क्योंकि होली की थोड़ी छुट्टी थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत अभी रूटीन में आएंगे फिर माहौल बनेगा वैसे ही, है ना। तो सभी बच्चों को धन्यवाद बाबू। आज के लिए आप सभी की जो शाम हो वो शुभ हो। IPL वगैरह थोड़ा कम देखें, हमारी क्लास देखने में बहुत फायदा है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद प्यारे साथियों।